से पढ़ेंगे ना, वेव ऑप्टिक्स तो प्रारंभ हो ही गया है। ऐसे लाइट का हम लोग एनर्जी के रूप में स्टडी किए कि एनर्जी पार्टिकल के रूप में चलता है लाइट, जिसको क्या नाम दिए थे? न्यूटन के प्रकाश कणिका सिद्धांत। जो एनर्जी का पार्टिकल निकलता है उस पार्टिकल का नाम कणिका है। गुण वगैरह सब बता दिया गया। पिछला क्लास में पूरा एकदम काम कर लिए थे हम लोग, उसमें जरा सा भी अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हाइगेन्स वेव थ्योरी, यानी लाइट का एक दूसरा नेचर। जैसे हम लोग डबल नेचर नाम दिए थे कि लाइट को एनर्जी पार्टिकल के रूप में भी पढ़िए और लाइट को वेव के रूप में भी पढ़िए। तो लाइट को वेव के रूप में देखने का श्रेय हाइगेन्स को जाता है। किसको जाता है? हाँ। और इसके थ्रू हम लोग जानेंगे कि हाइगेन्स ने वेव के विषय में, यानी लाइट के वेव के विषय में क्या क्या लोगों के साथ अपनी जानकारियां शेयर किया। ठीक है, मार्कर, क्योंकि पॉइंट को हम लोग लिख लिख करके काम करेंगे। एक एक पॉइंट को लिखेंगे, सीखेंगे और पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाइगेन्स वेव थ्योरी। तो मार्कर चेंज करो ना तो क्लास ऑफ कर देंगे। दोनों में से एक काम होगा। मार्कर नहीं चलेगा, क्लास नहीं चलेगा। हाइगेन्स वेव थ्योरी। हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। तो हाइगेन्स साहब का मानना था कि किसी लाइट सोर्स से लाइट वेव के रूप में निकल रही है। किसके रूप में निकल रही है? वेव के रूप में, तरंग के रूप में। तो पहला पॉइंट तो आप यही लिखिएगा कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश वेव्स के रूप में निकलते हैं। किसके रूप में निकलते हैं? वेव के रूप में। तो पहला पॉइंट आपको लिखना हो, चूंकि लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सीखेंगे भी और लिखेंगे भी। सीखना आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, लेकिन लिखना आपको नंबर दिलाएगा। हाइगेन्स ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में, कौन सा रूप में? तरंग के रूप में किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है। उत्पन्न होती है। अच्छा, तरंग तो किस तरह का तरंग? तो हाइगेन्स इस तरंग को यांत्रिक तरंग मानता था। हाँ, ये सच है कि बाद में हम लोगों को जब विशेष जानकारी प्राप्त हुई, नए वैज्ञानिक का आगमन हुआ, नया रिसर्च हुआ, तो पता चला कि प्रकाश जो है वह यांत्रिक तरंग नहीं है। कैसा तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये उस समय पता नहीं था, उस समय लोगों को ये पता नहीं था। तो प्रारंभ में हाइगेन्स प्रकाश को यांत्रिक तरंग के रूप में मानता था। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? तो जिन तरंगों को चलने के लिए मीडियम की पार्टिकल की जरूरत पड़ता है, वैसे तरंग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग। जैसे मेरी आवाज, मेरी ध्वनि, इस ध्वनि को चलने के लिए हवा का पार्टिकल चाहिए। हवा के पार्टिकल है, हमारे ध्वनि को आपके कानों तक पहुंचाने का काम करे। अगर एयर ना हो ना, तो हम यहाँ पर चिल्लाएंगे, अब आपको सुनाई नहीं देगा। बंद कार में आप हो जाते हैं, चारों तरफ से मान लो कार पैक हो गया, शीशा वैसा सब लगा लिया, अंदर चिल्लाओ, बाहर के व्यक्ति को सुनाई नहीं देता।
क्योंकि बाहर के व्यक्ति को आवाज सुनने के लिए कार में जो हवा मौजूद है वो ध्वनि के साथ बाहर आनी चाहिए। जब हवा बाहर आएगी तो ध्वनि को भी बाहर लेकर आएगी, लेकिन हवा ही बाहर नहीं आ रहा है तो ध्वनि भी बाहर नहीं आता है। तो डस्ट, वहां पर जो पार्टिकल्स है ना, डस्ट पार्टिकल मत बोलो, एयर पार्टिकल्स जो है वो ध्वनि को कैरी आउट करते हैं, ले जाने के लिए मदद करते हैं। वैसा ही उनका मानना था कि इन प्रकाश तरंगों को ले जाने वाला कोई मीडियम का पार्टिकल होगा। अच्छा, पूरे ब्रह्मांड में उसने एक ऐसे माध्यम की कल्पना किया जिस माध्यम का घनत्व तो बेहद कम था और प्रत्यास्था बहुत ज्यादा थी। उसने इस तरंग की व्याख्या के लिए क्या किया था? इथर माध्यम की कल्पना किया था। किसका कल्पना किया था? हाँ, तो दूसरा पॉइंट यही लिखिएगा कि हाइगेंस के अनुसार, किसके अनुसार? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक होती है। कैसी होती है? यांत्रिक होती है। हालांकि वह यांत्रिक तो मानता भी था, वह अनुदैर्ध्य भी मानता था। अनुदैर्ध्य वाला तो बाद में एक्सपेंड हुआ, ये अनुदैर्ध्य भी नहीं है और यांत्रिक भी नहीं। यांत्रिक तरंग जैसी बोलेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा तरंग जिसको चलने के लिए कोई चाहिए, मीडियम पार्टिकल चाहिए। अगर मीडियम पार्टिकल नहीं है तो ये तरंग चलेगा नहीं, ठीक है ना। हाइगेंस को ये मानना था कि प्रकाश जो है वो कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंग है, यानी माध्यम रहेगा, माध्यम के कण रहेगा तो चलेगा। लेकिन ये दुनिया जानती है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में एक बहुत बड़ा ऐसा स्पेस है जहां पर कोई मीडियम पार्टिकल मौजूद नहीं है। फिर भी प्रकाश सूर्य से चल के धरती तक आ जाता है। निश्चित रूप से इस थ्योरी में कोई गलती था, जिसको बाद में इसको डिस्क्राइब किया गया, इस पर स्टडी और एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि नहीं, यह यांत्रिक तरंग नहीं है। कैसा तरंग है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपके सेकेंड ईयर के फिजिक्स में एक अलग चैप्टर के रूप में आपको पढ़ाएंगे। वहां पर भी लाइट के वेव को ही समझाएंगे, लेकिन किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में समझाएंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग प्रकाश को यांत्रिक तरंग मान करके अध्ययन करेंगे। जैसा वैज्ञानिक कहते हैं उसके अनुसार हमें नियम का पालन करते हुए काम करना है, ताकि इससे संबंधित कुछ जो अवधारणाएं हैं, जो कुछ भौतिक राशियां हैं, उसको हम आसानी से डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है ना। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक होती है। उन्होंने प्रकाश तरंग की व्याख्या के लिए, किसकी व्याख्या करने के लिए? प्रकाश तरंग की व्याख्या के लिए इथर माध्यम की कल्पना किया। वो मानता था कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा माध्यम है जिसको हम इथर माध्यम कह रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। उसकी ऐसी अवधारणा थी कि दुनिया वालों, मान लो कि पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा मीडियम फैला हुआ है जिसको हम लोग इथर कहेंगे। इथर वाला इथर नहीं जो आर स्ट्रक्चर में कंपाउंड के थ्रू पढ़ते हो, नहीं। ये इथर मीडियम ऐसे मीडियम का नाम है जिसका डेंसिटी बेहद कम होना चाहिए, इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा, लचक बहुत जबरदस्त और डेंसिटी बहुत कम। यानी इसमें पार्टिकल का जो उपस्थिति है ना वो कम से कम होना चाहिए, उसकी डेंसिटी बहुत कम होनी चाहिए। तो इथर माध्यम की कल्पना किया था। एक ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, एक ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि हाइगेंस ने प्रकाश तरंग की व्याख्या के लिए कौन से कणों की, कौन से माध्यम की कल्पना किया? तो आप बोलना इथर माध्यम। कौन सा माध्यम?
ईथर माध्यम की कल्पना की। अच्छा, ईथर माध्यम की गुण क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा स्टार देकर के हम लिख देते हैं। ईथर माध्यम एक निर्वात जैसा माध्यम है। कैसा माध्यम है? निर्वात। ईथर माध्यम एक निर्वात जैसा माध्यम है। निर्वात जैसा माने निर्वात तो नहीं कह सकते, लेकिन उसी से मिलता जुलता गुण इसमें है। ईथर माध्यम एक निर्वात जैसा क्या है? माध्यम है। जिसका घनत्व तो बेहद कम और प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है। जिसका घनत्व बहुत कम तथा क्या? प्रत्यास्थता इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इस गुण के कारण क्या होगा? अगर मीडियम में एक गुण मिल गया, मैकेनिकल वेव के लिए या मीडियम चाहिए, तो किस तरह का मीडियम चाहिए? तो मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम ऐसा चाहिए जिसके लिए डेंसिटी बहुत कम हो और प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा हो, तो उस मीडियम में वेव बहुत तीव्र गति से चलेगा। चलने का सूत्र संरचना क्या होगी? तो चलने का सूत्र संरचना होगा V बराबर √E/d। इस सूत्र का अनुसरण करेगा कि इलास्टिसिटी ज्यादा, स्पीड ज्यादा, सामने सामने। अगर मीडियम में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, मीडियम में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो स्पीड भी बहुत ज्यादा पैदा करेगा। उसमें लाइट बहुत तेजी से चलेंगे, उसमें वेव बहुत तेजी से चलेंगे। दूसरा, डेंसिटी कम होना चाहिए, और डेंसिटी कम है तो भी स्पीड ज्यादा हो जाएगा। अब इस मीडियम में, कौन से मीडियम में? ईथर मीडियम में दोनों गुण मौजूद है। इलास्टिसिटी ज्यादा भी है और डेंसिटी कम भी है। इलास्टिसिटी ज्यादा होने से स्पीड बढ़ गया और डेंसिटी कम होने से फिर स्पीड बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के स्पीड बढ़ाने वाले फैक्टर के गो हो गए? 2 गो। यानी स्पीड दो कारणों से बढ़ा हुआ है। एक इलास्टिसिटी ज्यादा है, अब एक डेंसिटी कम है। तो द्वित प्रभाव के कारण इस मीडियम में, कौन से मीडियम में? ईथर माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा मानी जाती है। यानी ब्रह्मांड में प्रकाश बहुत तेजी से गमन करते हैं, और जानते भी हैं प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर के अराउंड जाता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट ये लिखना कि हाइगेंस ने बताया कि किसी प्रकाश स्रोत से यहाँ आप इंड कर देंगे, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसके रूप में? तरंग के रूप में उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे यांत्रिक होती है। उन्होंने प्रकाश तरंग की व्याख्या के लिए ईथर मीडियम, ये जब आप कॉपी एग्जाम में लिखेंगे ना, तो ये वाला लाइन को अंडरलाइन करना मत भूलना, और ये वाला लाइन को यांत्रिक होती है, ईथर माध्यम में होती है। ईथर माध्यम की कल्पना किया था। अच्छा, ईथर माध्यम एक ऐसा निर्वात जैसा, कैसा? निर्वात जैसा एक मीडियम होता है जिसका घनत्व बहुत कम होती है और प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होता है। इन 2 गुणों के कारण इस मीडियम में प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा देखा जा सकता है। अच्छा, अदर मीडियम में प्रकाश चलेगा तो डेंसिटी घटेगा या डेंसिटी बढ़ेगा? डेंसिटी क्या होगा? जैसे पानी के डेंसिटी हवा से ज्यादा है। अब जरा सोचो, एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं?
पानी का डेंसिटी हवा से ज्यादा है, तो पानी में डेंसिटी ज्यादा है तो पानी में स्पीड कम। अच्छा, कांच का डेंसिटी पानी से भी ज्यादा है, तो कांच में इसमें डेंसिटी ज्यादा है, तो कांच में प्रकाश की चाल पानी से भी क्या होगा, कम। यानी हाइगेंस भले ही जाने अनजाने में ये बता रहे हैं कि यांत्रिक तरंग है। अब इस तरंग की व्याख्या से आपको क्या लगता है, तरंग की कोई भी गुण गलत बोला जा रहा है क्या? हमारा नियम भले ही गलत है लेकिन व्याख्या बिल्कुल सही कर पा रहा है, ठीक है ना। हम अवधारणा भले गलत लेकर के चले लेकिन इसका परिणाम बिल्कुल सही निकल रहा है, तो क्यों ना हाइगेंस के वेव थ्योरी को दुनिया वाले एक्सेप्ट करेंगे। इससे काम है, ये काम बिल्कुल सही कर रहा है। व्यक्ति गलत है तो क्या हुआ, काम के लायक तो हो गया ना, तो काम के लायक हो गया तो उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बाद में जो करना होगा हम लोग उसके साथ करेंगे। हाइगेंस के अनुसार ये 2 पॉइंट लिखना है। तीसरी पॉइंट आपको ये लिखना होगा, क्या लिखना होगा, प्रकाश तरंगे अलग अलग किरणों के लिए अलग अलग वेवलेंथ वाले होते हैं। लाल किरण का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और बैगनी किरण का वेवलेंथ सबसे कम है। हालांकि वेवलेंथ की तरह वो भी तो सोचे थे न्यूटन कि लाल किरणों की प्रकाश कणिकाएं बड़ी बड़ी होती है, बैगनी किरणों की प्रकाश कणिकाएं छोटी छोटी होती, तो कणिकाएं देखे थे, अभी वेवलेंथ देखे। क्या देख रहे थे? सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होता है, लाल का, और सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, बैगनी का। यानी हाइगेंस का मानना था कि अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगों के लिए वेवलेंथ अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं, वेवलेंथ अलग अलग। हाँ, अलग अलग तू लिख दे तो क्या पढ़ेंगे, अलग अलग रंगों के प्रकाश तरंगों के लिए। कितना सुंदर शब्द बन रहा है, रंगों के प्रकाश तरंगों के लिए, तरंगों के लिए तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ। एग्जाम जब देने जाए ना तो थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे शब्द आए जिनका अंग्रेजी आप लिखना चाहें तो लिख ही देना चाहिए। वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते। सबसे अधिक वेवलेंथ किसका, रेड का। सबसे कम वेवलेंथ किसका, वायलेट का। लेमडा से हम लोग वेवलेंथ को दिखाते हैं, तो लेमडा रेड का सबसे ज्यादा, वायलेट का सबसे कम। हाइगेंस ने यह भी बताया कि प्रकाश तरंगे बहुत छोटी वेवलेंथ वाली होती है, और छोटी वेवलेंथ होने के कारण ये स्ट्रेट लाइन पर चलती हुई दिखती है। अब इस बात को समझिए, बहुत अलग चीज है। जैसे मान लो कि वेव ऐसा हम बना रहे हैं, वेवलेंथ है कौन, तो अप पॉइंट जो है जिसको आप लोग श्रिंग बोलते हो, 11th क्लास याद करो, पढ़ाए थे। तो श्रिंग, 2 कंटिन्यूअस श्रिंग के बीच में जो डिस्टेंस बनता है उसी का नाम होता है वेवलेंथ। अच्छा, इसमें वेवलेंथ तो बड़ा दिख रहा है, थोड़ा और इसको छोटा छोटा कर दे तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा। अच्छा, इतना छोटा वेवलेंथ कर दें कि एक लाइन पर भी आ जाए, देख रहे हो, तो लाइन पर एकदम आ जाए तो ये वेवलेंथ इतना छोटा होता है कि यह कैसा दिखने लगता है, स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखने लगता है, अगर वेवलेंथ बड़ा होता तो आता है ऐसा। वेवलेंथ बहुत छोटा है, एकदम ऐसे, इतना लिटिल वाइब्रेशन मानो, एकदम ऐसे ऐसे एकदम चल रहा है, बहुत एकदम लगेगा कि स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो हाइगेंस ने प्रकाश तरंगों का वेवलेंथ बहुत छोटा बताया था, इसके वजह से प्रकाश तरंगे
सीधी रेखा पर चलती हुई प्रतीत होती, सीधी रेखा पर चलती। तो अगला पॉइंट में आप क्या लिखेंगे? प्रकाश सूक्ष्म वेवलेंथ वाले होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म वेवलेंथ वाले होते हैं। वेव लेंथ वाले होते हैं। अच्छा, सूक्ष्म वेवलेंथ वाला होता है, यानी इसके वेवलेंथ नापने के लिए मीटर सेंटीमीटर काम नहीं करेगा, एंगस्ट्रम माइक्रोमीटर इस तरह का छोटा छोटा स्केल चाहिए, है ना। जैसे अगर मान लो जमीन पर दूरी नापना हो तो कोई अगर इंच से नापेगा तो काम चलेगा? उसके लिए तो किलोमीटर चाहिए। ब्रह्मांड में दूरी नापना हो तो उसके लिए तो प्रकाश वर्ष चाहिए। अब ब्रह्मांड में 2 प्लेनेट्स या 2 स्टार के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए? लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। एक वर्ष में कितना प्रकाश दूरी तय करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। और एटम का साइज नापना हो तो एंगस्ट्रम में नापते हैं, एटम बहुत छोटा होता है। तो एटम के साइज वगैरह नापने के लिए हम छोटे स्केल का प्रयोग करेंगे, उसका नाम क्या होता है? एंगस्ट्रम। तो वेवलेंथ इसका जब भी आंसर हम लोग क्रिएट करेंगे, मान लो कि हम लोग न्यूमेरिकल बनाने पर आए और न्यूमेरिकल बनाने के लिए हमने वेवलेंथ का न्यूमेरिकल बनाया, तो वेवलेंथ आप न्यूमेरिकल बनाइएगा तो आंसर आएगा, आप बनाएंगे तो आंसर आएगा मीटर में और ऑप्शन रहेगा एंगस्ट्रम में। तो आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर को एंगस्ट्रम में, तब आप वांछित ऑप्शन से अपना आंसर मिला सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यानी इसमें यूनिट का भी खेल बहुत जबरदस्त होने वाला। आंसर आप निकालेंगे मीटर में, ऑप्शन तैयार रहेगा एंगस्ट्रम में। तो आप मीटर को एंगस्ट्रम में बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, ये अगर जानकारी आपके पास है तो आप आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर मैच करा सकते हैं, वरना मैच नहीं करता है। आपका आंसर सही रहता है फिर भी ऑप्शन से मैच नहीं करता है, ऐसा कई बार होता है। तो यूनिट की वजह से या फिर 2-4 कैलकुलेशन और की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है ना। प्रकाश सूक्ष्म वेवलेंथ वाले होते हैं। अतः सरल रेखीय गमन करते हैं। कैसे चलते हैं? सरल रेखीय गमन करते हैं। अतः कैसे गमन करते हैं? अच्छा, अलग अलग मीडियम में प्रकाश तरंगों का वेवलेंथ अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि स्पीड अलग अलग हो जाएगा। स्पीड अलग अलग होगा तो वेवलेंथ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेवलेंथ का संबंध स्पीड से। सबसे तेज स्पीड किसका होता है? लाल का। तो सबसे बड़ा वेवलेंथ किसका होता है? लाल का। सबसे कम स्पीड किसका होता है? वायलेट का। सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा? वायलेट का। तो अलग अलग मीडियम में प्रकाश तरंगे अलग अलग स्पीड में चलती है। और चलने का कारण आपको फॉर्मूला है, दिखाएं, V = E/d। तो अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश तरंगे अलग अलग चाल से, अलग अलग चाल से गति करते हैं, गति करते हैं। अच्छा, अब इसकी व्याख्या करने के लिए एक सूत्र है, अब सूत्र डाल सकते हो। V = E/d। अब यहां पर लिख देना, E है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी।
प्रत्यास्था। और डी कौन है? डेंसिटी। आप लोग लिख लेना, स्पेस यहां नहीं बन रहा है। डेंसिटी घनत्व। डेंसिटी बदलेगा, इलास्टिसिटी बदलेगा, चूंकि मीडियम बदल जाएगा। इलास्टिसिटी भी बदलेगा, डेंसिटी भी बदलेगा, तो दोनों के परिवर्तन का सम्मिलित प्रभाव पड़ जाएगा उसके स्पीड पर। किसके स्पीड पर? लाइट वेव के स्पीड पर। कितने पॉइंट हुए? 5 पॉइंट। एकदम पॉइंट टू पॉइंट आप लिख लीजिए। जितने भी संभावित पॉइंट है, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन जो जितने भी स्टार मौलिक पॉइंट्स है ना, उस हम लिखेंगे। अच्छा, लिखेंगे भी, और उसमें कौन से पॉइंट आप एग्जाम में लिख कर आओगे, चूंकि आएगा 2 अंक का सवाल कि हाइगेंस वेव थ्योरी पर टिप्पणी लिखें, तो आप बहुत सारे पॉइंट से लिखेंगे, तो भाई उसका मूल्य भी देखेंगे ना कि 2 अंक वाला है कि 5 अंक वाला है। 2 अंक वाला में कौन कौन से हम पॉइंट लिख दें तो आपको 2 का 2 पूरा मिल जाए। 5 अंक वाला में कितना पॉइंट लिखना चाहिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यही सब आपको नंबर दिलाएगा। आप कितना जानते हैं इससे कोई लेना देना नहीं, कितना बढ़िया से अपने जानकारी को रिप्रेजेंट करते हैं, कितनी पावरफुल और डिसिप्लिन में आपने आंसर तैयार किया है, कितना बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसी पर नंबर मिलेगा। तो इसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से पॉइंट आप एग्जाम में लिख कर आना, जो कि एकदम मस्ट 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 इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना? पहले 5 बता दें, और लोग बता दें। कोरोना का नाम मत लीजिए। न तो कहा जाता है कि शैतान का नाम लिया वो हाजिर। कभी न्यूज को हमें। अगला पॉइंट आपको ये बताना है कि हाइगेंस ने बताया कि पूरे मीडियम में प्रकाश तरंगे वेव फ्रंट के रूप में फैल रही है। अभी कौन नो पंगा है? वेव फ्रंट तरंगाग्र के रूप में फैल रही है। तरंगाग्र क्या होती है? तो तरंगाग्र ऐसे समझो कि तरंगाग्र एक काल्पनिक प्लेन है, सतह है, एक ऐसा सतह जिस पर प्रकाश की किरणें एक ही टाइम पर सारे बिंदुओं पर पहुंचेंगी। अब जैसे मान लीजिए कि हम एक प्लेन ले लें, कल्पना करें कि एक प्लेन है, यहां हमने लाइट सोर्स रखा। अब इसके प्रत्येक पॉइंट पर लाइट गया, तो इस पॉइंट पर जितना समय में गया था इस पर भी वही समय, यहीं पर, यानी सारे पॉइंट पर लाइट एक समय पर पहुंचे, तो वह काल्पनिक तल क्या कहलाएगी? वेव फ्रंट। क्या कहलाएगी? तो वेव फ्रंट एक ऐसा काल्पनिक तल है जिस तल पर प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश प्रत्येक बिंदुओं पर एक ही टाइम में क्या करती है? पहुंचती है। एक तरीका से आप ये समझ सकते हो। कुछ लोग ये बोलेंगे कि तरंगाग्र एक ऐसा काल्पनिक तल है जिसके प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक कण समान कला में वाइब्रेट करते हैं। अब ये वाला बात आप बोलोगे कि समान कला में वाइब्रेट करते हैं, तो इसमें आपको ज्यादा बहस करना होगा। समान कला में वाइब्रेट का मतलब, तो कैसा तल जिसके सारे कण एक साथ ऊपर या एक साथ नीचे आ रहे हो, जा रहे हो, तो ये जो वाइब्रेशन, इसको हम सेम फेज वाइब्रेशन मानते हैं। क्या मानते हैं? अगर ऐसे हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, तो अपोजिट फेज वाइब्रेशन 11th क्लास में वेव में पढ़ाए थे। सेम फेज वाइब्रेशन और अपोजिट फेज वाइब्रेशन। तो एक ऐसा तल जिसके प्रत्येक कण समान कला में हो, उस तल का नाम क्या है? वेव फ्रंट। अब यही वेव फ्रंट के रूप में प्रकाश पूरे मीडियम में क्या कर रही है? फैल रही है। अब जरा सोचो कि मान लो कि हमारे पास एक लाइट सोर्स है, पॉइंट वाला, यहां से लाइट निकली और यहां पर कण है, तो यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा। एकदम समझो कि एक ऐसा तल ले लो, कल्पना करो कि एक ऐसा तल लें जिससे इसकी दूरी और इस पॉइंट की दूरी, किसकी किसकी दूरी? स्रोत की दूरी और मीडियम की पार्टिकल की दूरी इक्वल है, तो एक ही टाइम पर पहुंचेगा। इधर 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 इधर, तो कैसा दिखेगा जरा बताइए? एक पॉइंट सोर्स है। अब इसके लिए हमें एक ऐसे तल की कल्पना करना है जिस तल की दूरी पॉइंट सोर्स से सेम हो, और उस तल का आकार कैसा हो सकता है बताइए? मान लो यहां पर एक पॉइंट सोर्स है, अब चारों तरफ मीडियम है,
यहाँ पर दूरी जितना, यहाँ पर दूरी उतना, यहाँ पर दूरी उतना, यहाँ पर दूरी उतना, चारों तरफ की दूरी सेम होगा कि नहीं। अब इसके इन बोर्ड के पीछे दिस एंड दिस एने भी आपकी ओर भी ऐसे और अंदर। अब सारे पॉइंट को मिलाओगे क्या बन गया? स्फीयर। कैसा बन गया? स्फीयर। अच्छा स्फीयर बना, इधर भी ऐसे मिलाना होगा और बोर्ड के अंदर भी मिलाना होगा, तो कैसा दिखेगा? एकदम स्फीयर जैसा। कैसा दिखेगा? स्फीयर जैसा। तो पॉइंट सोर्स के लिए यानी बिंदुवत प्रकाश स्रोत के लिए जो वेवफ्रंट कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो काल्पनिक चित्र बनती है, वो कैसी होती है? स्फीयर जैसा। कैसा होता है? स्फीयर जैसा। अच्छा लाइन स्रोत है, तो लाइन है, मान लो एक रेखा, अब इस रेखा से हमें ऐसा बिंदु चुनना है, चारों तरफ के ऐसे बिंदु चुनो जो इस रेखा से समान दूरी पर है। तो एन आपकी ओर एन ऐसे खींचेंगे, यानी इसके चारों ओर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारा पॉइंट होगा ना इस तरह का, फिर यहाँ पर ऐसे बहुत सारा पॉइंट होगा, यानी हमको लगता है कि एक बेलन जैसा होगा। कैसा होगा? सिलेंडर जैसा। आप गॉस का प्रमेय याद करो, गॉसीय प्रमेय में हमने गॉसीय सतह खींचने का टेक्निक बताया था, एकदम वही कॉन्सेप्ट लेकर आ जाऊंगा। बिंदुवत चार्ज के लिए गॉसीय सतह गोला खींचते हैं। अच्छा रेखीय चार्ज के लिए गॉसीय सतह बेलनाकार खींचते हैं। अब बताइए रेखीय अगर प्रकाश स्रोत है तो इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा? बेलनाकार। अगर बिंदुवत प्रकाश स्रोत है तो इसके लिए तरंगाग्र कैसा होगा? स्फेरिकल, गोलाकार। ठीक है ना? अगर मान लो कि गोला बहुत बड़ा हो जाए लाइक पृथ्वी, तो बताओ गोला का सरफेस कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट समतल दिख रहा है ना। यानी अगर प्रकाश स्रोत बहुत दूर चला जाए तो ऐसे कंडीशन में इसका ये जो गोलीय तरंगाग्र है वो कैसा हो जाएगा? समतलीय। कैसा हो जाएगा? समतलीय। तो अगला पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि हाइगेंस ने बताया कि पूरे मीडियम में प्रकाश तरंगे वेवफ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? वेवफ्रंट बनाती हुई आगे भाग रही है। कैसे वेवफ्रंट बना रहा होगा? तो मान लो कि पहला वेवफ्रंट यहाँ बना, दूसरा यहाँ बना, ऐसे आगे बढ़ता हुआ वेवफ्रंट्स आगे भाग गया। तालाब में पत्थर मारते हो ना, रिंग बना, फिर कुछ देर बाद और एक बड़ा रिंग बना, फिर कुछ देर बाद और बड़ा रिंग बना। तो तरंगे किस रूप में भाग रही है? तालाब में पत्थर डालने से तरंगे रिंग बनती हुई आगे भाग रही है। लाइक दिस, इसी की तरह किसी स्रोत से लाइट निकल रहा है ना, तो वेवफ्रंट के रूप में आगे भाग रहा है। ये साइंस एक ऐसा साइंस है जिसको हम लोग हाइपोथेटिकल बोलते हैं, मनोविज्ञान। दिमाग में ज्यादा चित्र, बोर्ड पर कम, कॉपी में कम, माइंड में ज्यादा फेनोमेनन चित्र बनना चाहिए, तो ज्यादा बात आप मेरे बात को समझ पाओगे, उसको फील कर पाओगे, समझने का प्रयास करोगे। ठीक है ना? अच्छा ये पांचवा नियम तो आपने देखा। छठा में हमने क्या बोला कि पूरे माध्यम में प्रकाश तरंगे वेवफ्रंट के रूप में आगे बढ़ रही है। तो छठा में आप क्या लिखिएगा? वेवफ्रंट। क्या लिखिएगा? हाँ, तो छठा में लिखिएगा पूरे माध्यम में प्रकाश तरंगे वेव फ्रंट। कौन सा? वेव फ्रंट के रूप में अग्रसर है। लेफ्ट फ्रंट के रूप में अग्रसर है। अग्रसर लिख दिए तो मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, हो गया काम। अच्छा वेव फ्रंट्स कैसे कैसे होंगे? तो पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट्स होगा कैसा? वेव फ्रंट्स क्या होता है? थोड़ा सा वेव फ्रंट की भी जानकारी जरूरी होगी।
तो यहां पर डिस्क्राइब कर देना तुमको वेव फ्रंट। वेव फ्रंट वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। तो वेव फ्रंट होता क्या है, इसके बारे में 2 पॉइंट आपको अलग से लिखना होगा। वेव फ्रंट बोले तो तरंगाग्र, तरंगाग्र। इसके बारे में आपको 2 डेफिनेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन जो मुझे अच्छा लगता है वो हम आपको लिखवाए। कौन सा अच्छा लगा है तुम लोग बोलो, 2 तरीका बताए। एक ऐसी काल्पनिक सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश तरंगे एक ही समय में पहुंचती हो, क्या कहलाता है। अब इससे बढ़िया हमको डेफिनेशन नहीं लगता। वो वाइब्रेशन वाला में माइंड थोड़ा सा खर्चा करना पड़ता है। यही लिखिए, एक ऐसी काल्पनिक तल, एक ऐसा काल्पनिक तल। देखो एक काल्पनिक बोलना जरूरी है, क्योंकि ऐसा तल दिखता उगता हम लोग को नहीं। लाइट तो कुछ ऐसा कुछ दिखता है क्या। एक ऐसा काल्पनिक तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश किरण एक ही समय में पहुंचती है। पॉइंट के लिए कैसा होगा सर? पॉइंट सोर्स आपके पास है, तो पॉइंट सोर्स के लिए मान लो एक पॉइंट सोर्स, दिस वन पॉइंट सोर्स, यहां से लाइट निकल रहा है, तो इससे आपको वेव फ्रंट रिंग जैसा गोल गोल गोला जैसा बनेगा और लाइट चारों तरफ फैलेंगी। इनमें आपकी ओर, इस तरफ, इधर की ओर, इधर चारों तरफ से फैलेंगे। तो ये हो गया किरणों के गमन पथ। वेव जिस पथ पर चल दे वो हो गया किरण पथ। अभी जो रिंग जैसा दिखने लगा आपको, गोल गोल दिखने लगा, हो गया वेव फ्रंट। अच्छा, वेव फ्रंट और किरण पथ हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे। देख लो होगा कि नहीं होगा। ये रेडियस जैसा बन जाएगा, तो चाप जैसा बन गया, और चाप रेडियस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो याद रखना वेव फ्रंट रेज पाथ के हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, हाँ। और अगर पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है, तो इसके लिए कैसा होगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट्स कैसे होंगे, अस्फेरिकल। कैसा होंगे, अस्फेरिकल। ऐसी दूगों के लिए आप लोग लिख सकते हैं ना, गोलक गोल, बिंदु आवेश के लिए गोलीय आवेश बोल रहे हैं, बिंदु स्रोत के लिए गोलीय और लाइन स्रोत के लिए बेलनाकार, और स्रोत बहुत दूर हो जाए तो समतली। स्रोत बहुत दूर हो जाए तो समतली। ठीक है ना। तो एक ऐसा काल्पनिक तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश किरण एक ही समय में पहुंचती है, क्या कहलाती है, तरंग। ठीक है। पॉइंट स्रोत के लिए गोला होता है, लाइन स्रोत के लिए बेलनाकार होता है। यहां पर बना देखा चित्र लाइन के लिए। ऐसा आप लाइन स्रोत मान लो कि इस तरह का कोई लाइट चमक रहा है, लाइट मरकरी देख रहे हो ना, लाइन स्रोत है, लाइन की तरह है। तो इससे जो लाइट निकलेगा वो कैसा आपको वेव फ्रंट बनाएगा, बेलन जैसा। देख रहे हो ना, इसमें 2 कोसेंट्रिक बेलन हमने बनाने की क्या किया है, तो कोएक्सियल। एक बेलन, एक वेव फ्रंट, जैसे यहाँ एक गोला, एक वेव फ्रंट, दूसरा गोला, दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा गोला, तीसरा वेव फ्रंट, अनंत वेव फ्रंट की रचना करेंगे। ये वो दुगुना।
तालाब में पत्थर मारे एगो बना, नहीं। 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो ऐसे बनता 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 पूरा एक्सटेंड कर जाता है। वेव की खासियत होती है कि बहुत तेजी से फैल जाता है, दिखाई नहीं देता है। वेव्स आपको दिखते नहीं, चूंकि वेव की कहानी आपको 11th में पूरा जबरदस्त समझाए थे कि वेव क्या है, तो डिस्टरबेंस का चलना है, और डिस्टरबेंस क्या है, तो भौतिक राशि का बदलना है। अब भौतिक राशि का बदलना है तो जैसे अगर मान लो कि एक व्यक्ति रो रहा है, उसको आप हंसा दिए, या हंस रहा है उसको आप रुला दिए, तो डिस्टर्ब नहीं है। भौतिकी के अनुसार रोते हुए व्यक्ति को हंसाओ या हंसते हुए व्यक्ति को रुलाओ, वो डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन खड़ा व्यक्ति को आप बैठा दिए तो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि खड़े व्यक्ति का पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, बैठा दिए तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और। पोटेंशियल एनर्जी भौतिक राशि है, भौतिक राशि बदल गया तो हम मान ले कि डिस्टर्ब हो गया। 11th क्लास में हम जब पढ़ा रहे थे तो आपको पूरा डिटेल में बता रहे थे कि देखो 11th की जानकारी वेव में इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आगे चल के 2nd ईयर में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना पड़ जाएगा आपको। बता रहे थे, बार बार चीख रहे थे, बोल रहे थे कि इसको शांति से पढ़ो, शांति से पढ़ो, 2nd ईयर के लिए कारनामा करने वाला है, ये कांड करेगा 2nd ईयर में आके। क्या कांड किया गया, अब रोवा रहा है, लेकिन हम रोवे नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, काम शांति से कीजिए। नहीं दिखता है, लाइट भी नहीं दिखता है। अब ये बात भी हम प्रूफ किए, मरकरी एक बल्ब जलाए थे, हाथ लगाए थे तब लाइट दिखा था, हाथ हटा दिए तो लाइट दिख रहा था क्या? मोबाइल वाला एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था ना, सब कुछ किया हुआ। तो देखिए, अच्छा ये जो तरंगाग्र हैं वो हमेशा रे के पथ पर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये तो एकदम भूलना है, तरंगाग्र हमेशा रे पथ के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला बात यहाँ पर देख रहे बन रहा है, लाइट चारों तरफ फैल रहा है, इन्ने इन्ने पीछे आगे, जैसे मरकरी है आगे इधर इन्ने 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 इन्ने, और चारों तरफ से एक रिंग ले लो, डाल दो। तो ऐसा इसके ग्लो इधर भी है, इसका ग्लो इधर भी है, इसका भी ग्लो इधर है, अब इधर भी ग्लो है, चारों तरफ चमक बिखेरा हुआ है, बिखरा हुआ है ना, देख सकते हैं। तो इसके अराउंड आप एक अगर बेलन बनाओगे तो ये बेलन किसको इंड्यूस करेगा, किसको नेतृत्व करेगा, तो वह बेलन बताएगा तरंगाग्र का। किसका बताएगा? तरंगाग्र। और समता अगर मान लो कि किरण बहुत दूर से आ रहा है, ये बहुत सारा किरण बहुत दूर से आया, तो बहुत दूर से किरण आएगा तो पैरेलल हो जाएगा। अब इसके लिए अगर आप वेव फ्रंट खींचिएगा तो इस पर ऐसे खींच पाइएगा। अच्छा, ये जो हम लाइन जैसा दिखा रहे हैं ना, समझ जाओ कि हमने ये बनाया है, ऐसे किरण जा रहा है, ये इसका वेव फ्रंट है, लाइन जैसा। तो लाइन जैसा दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है, ये वाला बात आप दिखा नहीं पा रहे, मतलब मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये वाला लाइन आपको दिखा रहे हैं, ये वाला बात हम समझा रहे हैं कि आपको केवल ये वाला चित्र दिखाया गया, ये वाला है, चित्र में हम दिखाए नहीं है। यानी एग्जैक्ट दिखाना हो तो हम कुछ ऐसा दिखा सकते हैं, ऐसा दिखा सकते हैं। तो बताओ कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन है, समतलीय है, समतल तरंगाग्र है। अच्छा, ये किरण कैसा है? समानांतर है। तो किरण समानांतर है तो मैं तो कह सकता हूं कि समानांतर किरणें तब होती है जब प्रकाश स्रोत अनंत पर होता है। अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें समानांतर हो जाती है। हिल गया? अनंत से आने वाले प्रकाश तरंगे कैसी हो जाती है? समानांतर हो जाती है। नहीं हिलेगा तो आप ही लोग को दुख होगा, हमरा को चाहिए ये सब केकरा लगी कर। अब बताइए, एक किरणें समानांतर देखने में लग रही है ना, समानांतर देखने में लग रही है। अब ये हमारा कौन है? वेव फ्रंट। कौन है? वेव फ्रंट। ऐसे चित्र हम बार बार नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऐसे चित्र बनाइएगा तो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आपको दिक्कत होगी। हम जब भी चित्र बनाएंगे ना, तो हमारे और आपके बीच में एक समझौता होगा कि हम इशारा करेंगे तो पूरा समझ लेना है ना। हम हिंट देंगे और आपको पूरा समझ जाना होगा। कोड में हमने दोनों के बीच आज से बातें होंगी। कैसी होगी? तो किरणें हमने ऐसे ड्रॉ किया, सुनो ध्यान से एकदम, किरण ऐसे ड्रॉ किया, ये बन गया वेव फ्रंट, ये भी बन गया वेव फ्रंट,
अब इसकी बात आप समझिए, अगर मान लो कि यहां पर कोई पॉइंट ले लिए और यहां पर कोई पॉइंट लिए, यहां पर पॉइंट लिए और यहां पर पॉइंट लिए, पॉइंट का नाम दे देते हैं नंबर से 1 2 3 4। अब यहां पर टिप्स है, टिप्स है तो समझ जाओ कि आगे की थ्योरी को प्रूफ करने में हमको मदद करेगा। टिप्स ये है कि 1 से 2 पर जाने में लगा समय और 3 से 4 पर जाने में लगा समय आपस में क्या होंगे, बराबर। ये टिप्स याद रखिएगा। दूसरा ये याद रखिएगा कि किरण के पथ पर एक तरंगाग्र लंबवत होंगे। दो गो टेक्निक याद रखिएगा, परावर्तन और अपवर्तन को झटके में प्रूफ कर दूंगा, मैंने मजाक में, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको याद रखना चाहिए कि एक ऐसी काल्पनिक तल जिसके तल पर प्रकाश किरणें एक ही टाइम पर हिट की है, प्रत्येक बिंदु पर एक ही टाइम पर पहुंचे, उस तल का नाम कौन है, तरंगाग्र। पॉइंट सोर्स है, कैसा बनेगा, गोला। लाइन सोर्स है, बेलन। अब अगर मान लो किरणें समानांतर हो गई है तो उसके लिए तरंगाग्र कैसी हो जाएगी, समतली। अब किरणें समानांतर हो गई है मतलब प्रकाश स्रोत कहाँ हो गया है, अनंत पर। तो प्रकाश स्रोत अनंत पर हो गया, इसलिए किरण समानांतर हो गया, और समानांतर हो गया तो इसका तरंगाग्र कैसा हो गया, समतली। इसको हम लोग प्लेन बोलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। इसका नाम क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। दिमाग में बना रहेगा ना। चलिए इतना तेजी से, हाइगेंस का कहना था कि अगला तरंगाग्र कहां होगा, इसका पोजीशन हम पता करना चाहते हैं। जैसे ये तरंगाग्र हमको पता चल गया, इसके बाद अगला तरंगाग्र इतना समय के बाद कहां होगा। जैसे मान लो कि 9:30 पर यहां तरंगाग्र हमें देखने को मिला, 9:10 पर तरंगाग्र हमें कहां दिखेगा। जैसे तालाब में पत्थर मारने एक रिंग बनाए 9:10 पे, यहाँ दूसरा रिंग उसके कुछ देर बाद बनेगा, तो कहां बनेगा उसका पोजीशन तो पता होना चाहिए ना, उसका पोजीशन को लोकेट करना होगा। तो इस पोजीशन को लोकेट करने के लिए उसने बात कहा, क्या कहा था उसने कहा कि किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में बाहर जाती है, फैलती है। ये जो मान लीजिए कि पहला तरंगाग्र है, ठीक है। अभी तरंगाग्र पर मौजूद जितने भी पॉइंट हैं, तनिहनी के लूर लक्षण देखो तो बताओ, इस ये जो तरंगाग्र है, वेव फ्रंट्स जो है, इस वेव फ्रंट पर जितने भी पार्टिकल है ना, उन पार्टिकल पर तो लाइट एक ही टाइम पर पहुंचेगा, ये तो डाउट नहीं है। सारे पॉइंट पर क्या होंगे, लाइट एक ही टाइम पर पहुंचेगी, है ना। तो मान लीजिए कि ये स्रोत है, ये बना वेव फ्रंट किसी टाइम पर, इस पर जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे पार्टिकल एक स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। स्रोत यहाँ था, अब इस पर जितने भी कण हैं वो भी एक स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। यह जो स्रोत बनेगा वो बनेगा सेकेंडरी स्रोत। क्या बनेगा, सेकेंडरी। ऐसा क्यों, तो जरा सोचिए, यहां से लाइट निकला, इस पार्टिकल से टकराया होगा, तो ये पार्टिकल भी ग्लो किया होगा, चमक बिखरा होगा, इससे भी टकराया, ये भी चमक बिखरा। हमको देखने में भ्रम होता है कि नहीं, हमको लगता है कि चांदनी रात में चंद्रमा से प्रकाश आती है, तो हम चंद्रमा को प्रकाश स्रोत की तरह मानते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो प्रकाश स्रोत नहीं है। जानते हैं कि चंद्रमा से लाइट उत्पन्न करने का कोई गुण चंद्रमा में नहीं है। सूर्य की किरणें चंद्रमा से सरफेस से टकराई, वो चमकने लगा, वो उससे जो किरणें रिफ्लेक्ट होके आई, इससे हमको लगा कि प्रकाश चंद्रमा उत्पन्न कर रहा है ना, प्रकाश चंद्रमा उत्पन्न नहीं करता। तो कुछ वैसा ही सेंस यहाँ पर कहा कि जो तरंगाग्र पर उपस्थित जितने भी कण हैं वो एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। अब यहां से भी छोटे छोटे वेव्स निकलते हैं, जैसा वेव्स यहां से निकला था वैसा ही वेव्स यहां से छोटे छोटे वेव्स निकलेंगे, और जितना स्पीड से यहां पर पहुंचा था उतना ही स्पीड से आगे भी फ्लो करेगा, यानी स्पीड भी नहीं बदलेगा। जितने भी स्रोत हैं, जितने भी कण हैं,
किस पर? तरंगाग्र पर मौजूद सभी बिंदु, सभी कण एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने अपने आप को फिर समझ जाते हैं कि हम प्रकाश उत्पन्न करे वाला ही है। पहले ये था, अब ये अनेक हो गया। अब जैसे हम हैं, हम पढ़ा रहे, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पढ़ लेंगे और वो पढ़ाना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि नहीं? तो वैसा ही इसमें हुआ, हम हैं और यहाँ से आप लोग हैं, तो हम पढ़ा करके काम किए तो अभी ऐसा पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से वेव क्रिएट हुआ और यह तरंगाग्र पर पहुंचा। अब इसके प्रत्येक बिंदुओं से भी प्रत्येक कण जो था यहाँ पर इस तरंगाग्र के ऊपर जितने भी कण थे वो सभी कण एक स्रोत की भांति व्यवहार करने लगे। अब यहाँ से भी छोटे 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 वेव निकले लगा। अब उतना ही स्पीड से चला जितना पहले चल रहा था। तीन छोटे छोटे वेव्स बनाए। इन वेव्स के बाह्य बिंदु को आप टच करो। बाह्य बिंदु को क्या करो? टच करो। तो टच करने के लिए आपको इस तरह का लाइन खींचना होगा। ये जो लाइन खींचे आप, यही लाइन हो गया सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या हो गया? यानी ये जो प्लेन बना, एक ऐसे ऐसे वेव निकल रहा है ना, इसको टच करके छू करके आने वाला जो एक प्लेन होगा, एक छू करके आने वाला बाहरी बिंदु को, इंटरनल नहीं, क्योंकि लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ती है, बैकवर्ड वो तो कोई कारणवश टकराने से लौट सकती है, लेकिन ऐसे तो निकल पड़ा है तो चल पड़ेगा आगे की ओर, पीछे नहीं आएगा, लाइट की तरह। तो ये अगला बिंदु को ही टच कराने से किस तरह का इन्वेलप बनाइएगा ना, इस तरह से ऐसे टच कराते हुए का इन्वेलप बनाइएगा, तो ये जो बना ये आपका सेकेंडरी वेव। कौन है? सेकेंडरी वेव फ्रंट, द्वितीयक तरंगाग्र। तो इसमें एक अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है। अब ये प्रश्न आ गया कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत क्या है, और जेठालाल पूरा तरंग का सिद्धांत लिख रहे हैं कि हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के समान चलता है, मीडियम बदलने से स्पीड बदलता है, डेंसिटी कम होने से स्पीड बढ़ता है, इलास्टिसिटी बढ़ने से स्पीड बढ़ता है। जितना भी 5-6 को लिखवाए वो लिख दिया, जबकि उसका प्रश्न क्या था? हाइगेंस के सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम लिखिए। तो सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम जब लिखने की बात होगी तो यहाँ से हमारा पॉइंट बिल्कुल अलग होगा। इसके लिए 2 ही पॉइंट अलग से लिखना होगा। अब कौन सा 2 पॉइंट लिखेंगे तो सेकेंडरी वेवलेट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो पहला तो ये लिखना, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे वेवफ्रंट के रूप में आगे बढ़ती है। इसमें प्रत्येक वेवफ्रंट पर मौजूद प्रत्येक कण माध्यम के एक नए स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और यहाँ से छोटे छोटे वेव्स निकलते हैं। अब इन वेव्स के बाह्य बिंदुओं को छू कर जाने वाला जो कवर होता है, एक काल्पनिक तल होता है, वह तल द्वितीयक तरंगाग्र होता है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दोनों पॉइंट को लिख देंगे तो आपको सेकेंडरी वेवलेट्स थ्योरम कंप्लीट माना जाएगा। अगर ये आए प्रकाश के हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर प्रकाश डालने के लिए आ जाए, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, तब तो पूरा कहानी हम बता रहे वैसे लिख देना। तो अगर ये आ जाए कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत लिखें तो मात्र 2 पॉइंट लिखेगा, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। पहला पॉइंट क्या लिखेगा? किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगाग्र के रूप में बहुत तीव्रता से आगे अग्रसर होती है, फैलती है। दूसरा पॉइंट लिखना, तरंगाग्र पर मौजूद सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं और यहाँ से सदृश लाइट वेव निकलते हैं, प्रकाश तरंगे निकलती हैं। और सदृश के चक्कर में मत फंसना, यहाँ से छोटी छोटी लाइट वेव निकलती है और इन वेव्स के बाह्य बिंदुओं को मिला छू कर जाने वाला जो एक काल्पनिक तल होता है वह सेकेंडरी वेव फ्रंट होता है। कौन होता है? सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है ना। तो उसको 2 पॉइंट भी हम लिखवा देंगे, हम लिखवाएंगे खुद, एकदम डिसिप्लिन में लिखेंगे हम लोग, क्योंकि हमको पूरा नंबर चाहिए। हम चाहते हैं कि 90 प्लस तो 90 प्लस आना ही चाहिए। तो लिखने का पूरा तरीका हम खुद बताएंगे।